और मुजफ्फरनगर की मीरापुर उपचुनाव से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। रालोद बीजेपी के बीच सीट को लेकर पैंच फंसा है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके सामने सूत्रों के हवाले से दे रहे हैं। रालोद बीजेपी के बीच सीट को लेकर पैंच फंसा है। मीरापुर उपचुनाव में संजीव बालियान प्रत्याशी हो सकते हैं। सूत्रों से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इस बात को लेकर अब चर्चा शुरू हो गई है कि यहां पर संजीव बालियान को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। बीजेपी रालोद को खैर विधानसभा सीट दे सकती है। ये सूत्रों से बड़ी जानकारी मिल रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी अपने पैर पसारती जा रही है, उधर यहां रालोद भी अब उपचुनाव में खैर और यहां मीरापुर सीट को यहां अपने पाले में मानकर चल रही है। लेकिन रालोद और बीजेपी के बीच बताया जा रहा है कि यहां मीरापुर सीट पर बात फंस सकती है कि मीरापुर सीट, क्योंकि यहां राष्ट्रीय लोकदल के ही जो यहां विधायक थे चंदन चौहान, वो सांसद बन चुके हैं और अब ये सीट जब खाली हो चुकी है तो इस सीट पर यहां पर अब बीजेपी भी अपने प्रत्याशी को उतारना चाहती है और राष्ट्रीय लोकदल भी अपने प्रत्याशी को। और उधर खैर सीट जो है वो यहाँ अनूप प्रधान वाल्मीकि थे तो वो सांसद बन गए। वो सीट जब खाली हुई तो उस सीट पर भी यहाँ कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल को मीरापुर की जगह अब खैर सीट मिल सकती है। एक सीट की बात यहाँ पर गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल के लिए उपचुनाव में बताई जा रही है, हो सकती है। सूत्रों के से बड़ी जानकारी अंदर से निकलकर जो आई है वो आपके सामने बता रहे हैं। अभी लोकसभा चुनाव में संजीव बालियान को चुनाव में हार हुई थी और अब क्योंकि लोकसभा चुनाव में बहुत कम अंतर से उनकी है हार बताई जा रही है, 26,000 के आसपास की जब हार लोकसभा चुनाव में, क्योंकि यहाँ संजीव बालियान एक बड़े जाट नेता के तौर पर पिछले काफ़ी 2014 के बाद से बने हुए हैं और अब यहाँ जब जयंत चौधरी का साथ उन्हें मिला है तो उम्मीद है कि यहाँ पर संजीव बालियान को प्रत्याशी बनाए जाने की भी उम्मीद, अब चर्चाएं यहाँ साफ हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि आखिर कि क्या राष्ट्रीय लोकदल मीरापुर की सीट पर यहाँ चुनाव नहीं लड़ेगी? क्या यहाँ पर मीरापुर की सीट पर संजीव बालियान प्रत्याशी हो गए? इसी पर बात करने के लिए मैं सीधा अपने संवाददाता गौरव चौटाला के पास चलूंगा। क्या जानकारी उनके पास है? गौरव, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, आज सुबह से ही चर्चा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान मीरापुर विधानसभा से प्रत्याशी हो सकते हैं। मगर अगर पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में चंदन सिंह चौहान रालोद और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था तो और भाजपा की करारी हार हुई थी। तो अब की बार अगर माना जाए तो अब की बार रालोद और भाजपा का गठबंधन है और समाजवादी पार्टी अपना अकेला उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। तो वहीं बसपा की भी बसपा भी अपना प्रत्याशी मैदान में अकेले मैदान में उतारेगी। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि भाजपा को अब की बार फिर भी एक बड़ा कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। अगर बसपा अपना प्रत्याशी मैदान में उतारती है तो अगर जैसे कि अभी आपने देखा था लोकसभा चुनाव में बसपा के द्वारा प्रत्याशी मैदान में उतारने के कारण भाजपा की करारी हार हुई थी। जी, अब ये आपसे अभी बात आगे करेंगे और लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर मीरापुर सीट पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि मीरापुर सीट पर यहाँ एक बार फिर से संजीव बालियान के नाम पर दांव खेला जा सकता है। ये बड़ी जानकारी अगर मीरापुर से है, क्योंकि यहाँ सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि इस बार यहाँ पर बीजेपी बड़ा अलग खेल कर सकती है। यानी जो रालोद को सीट मीरापुर की मिलने वाली थी, जिसकी चर्चाएं थी, क्योंकि यहाँ रालोद के ही मौजूदा विधायक यहाँ पर थे जो अब लोकसभा में यहाँ बिजनौर से चुनाव जीतकर चंदन चौहान आए और दूसरी ओर जो खैर की सीट है वहाँ बीजेपी की थी और वो बीजेपी की सीट रालोद को ट्रांसफर की जा सकती है और जो रालोद की सीट है वो यहाँ पर बीजेपी को ट्रांसफर। उसके पीछे वजह है क्योंकि संजीव बालियान जाट नेता है, बड़े नेता है और वो यहाँ पर अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं मुजफ्फरनगर में। हालांकि जो मीरापुर की सीट है वो मुजफ्फरनगर जिले में जरूर आती है लेकिन लोकसभा में वो बिजनौर की आती है। लेकिन यहाँ आगे आने वाली राजनीति को देखते हुए बीजेपी जो है वो साफ तौर पर ये बड़ा खेल कर सकती है, क्योंकि अब इस बात की मांग हो रही है, लगातार ये कहा जा रहा है कि आखिर पश्चिम उत्तर प्रदेश में
उस मुजफ्फरनगर जैसी जगह पर बीजेपी अपना मजबूत प्रतिनिधित्व चाहती है। आगे 2027 में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि अभी भविष्य को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन यहां संजीव बालियान के चुनाव हारने के बाद से कहीं ना कहीं बीजेपी अब कुछ बड़े फैसले लेना चाहती है पश्चिम यूपी में, क्योंकि संजीव बालियान को जिस तरह से यहां पर एक बड़ा नाम उभर कर सामने आया था और बीजेपी को उसका बहुत बड़ा फायदा भी यहां हुआ था। लेकिन यहां आप देखिए कि पिछले चुनाव में रालोद और समाजवादी पार्टी जब विधानसभा में चुनाव लड़े तो अधिकतर सीटों पर यहां समाजवादी पार्टी जो है वो यहां जीतकर, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल जीतकर, अधिकतर सीटों पर रालोद की जीत हुई थी। एक सीट पर यहां समाजवादी पार्टी के पंकज मलिक चुनाव जीत गए थे इस लोकसभा में। और लेकिन अब जब संजीव बालियान यहां चुनाव हारे तो संजीव बालियान को भी जो है अब किस तरह से एडजस्टमेंट किया जाए, इसको लेकर भी यहां चर्चाएं चल रही है। हालांकि संजीव बालियान को लेकर और संगीत सोम को लेकर एक आपसी विवाद मनमुटाव की बात चल रही है आपस में, लेकिन एक उस बीच में ये बड़ी खबर निकलकर सामने है जो आई है कि यहां मीरापुर सीट पर कौन चुनाव लड़े, क्योंकि यहां सूत्र बता रहे हैं कि संजीव बालियान का नाम अभी यहां शुरू हो गया है और इसकी चर्चाएं हो रही है। इस बात से संभावना है कि संजीव बालियान को प्रत्याशी बना सकते हैं, लेकिन यहां राष्ट्रीय लोकदल भी जो अपने जो गोटियां है वो सेट करने में लगी है, क्योंकि जिस तरह से हमने कल आपको बताया था कि यहां मीरापुर की सीट पर यहां राष्ट्रीय लोकदल की ओर से कई नामों को लेकर चल रहा है चर्चा। जिस तरह से यहां चंदन चौहान के अब खाली होने के बाद मलुक नागर का नाम भी था कि मलुक नागर को किसी तरह से राष्ट्रीय लोकदल एडजस्ट करेगी, तो यहां पे उनकी जो ये मौजूदा सीट मीरापुर है तो वो एक सीट पर यहां चुनाव लड़ा सकती है मलुक नागर को। उधर यहां कई और नाम भी बीजेपी की ओर से भी सामने आए थे, क्योंकि बीजेपी में हाल ही में कई ऐसे नेता भी शामिल हुए थे लोकसभा चुनाव से पहले जिनको उम्मीद थी कि चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि अब ये जो सीट पश्चिम उत्तर प्रदेश की धुरी है और इस धुरी में क्योंकि यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये जाट इलाका, यहाँ खैर में जिस तरह से सीट है जाट का वर्चस्व है, लेकिन मीरापुर की सीट इतनी आसान नहीं है सबके लिए, क्योंकि ये सीट इसलिए भी आसान नहीं होती क्योंकि यहाँ मुस्लिम इलाका है और यहाँ मुस्लिमों का वर्चस्व है और इस सीट पर कैसे जीत दर्ज कर सकते हैं उसको लेकर यहाँ ऐसे चेहरे को उतारना चाहते हैं गठबंधन के लोग कि आसानी से जीत हो। क्योंकि इस बार एक और चीज सबसे बड़ी ये है, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से विपक्ष मजबूती के साथ बढ़ा है, समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ बढ़ी है, उससे कहीं ना कहीं यहाँ बीजेपी हो राष्ट्रीय लोकदल हो दोनों एक ऐसे कॉमन प्रत्याशी को यहाँ चुनाव में लाना चाहती है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा पैंच है वो है राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी के बीच से प्रत्याशी आखिर मीरापुर में लड़ने वाला कौन है। इस बात को लेकर जो प्रदेश स्तर पर भी और दिल्ली में भी इसकी चर्चाएं अब शुरू हो रही है। हालांकि हमने जब बात यहां कुछ लोगों से, बीजेपी के लोगों से करने की कोशिश की तो उन्होंने इस बात की संभावना जताई है और कहा है साफ तौर पर कि इस बात से जो है इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि संजीव बालियान को एडजस्टमेंट भी करना बीजेपी के लिए जरूरी है और उनको अगर एडजस्ट यहां कर लिया जाता है तो कहीं ना कहीं एक आगे आने वाले चुनाव में इसका फायदा संजीव बालियान के जीतने के बाद हो सकता है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है जो आपको समझना होगा, क्योंकि अब तक जो उपचुनाव होते थे उनमें बीएसपी चुनाव नहीं लड़ती थी और सीधी जो फाइट होती थी वो यहाँ दो पार्टियों के बीच होती नजर आ रही थी। लेकिन इस बार यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी एक गठबंधन में है, उधर यहाँ समाजवादी पार्टी कांग्रेस एक गठबंधन में है और यहाँ ये बताया जा रहा है कि इस सीट पर कांग्रेस बड़ी दावेदारी यहाँ पर कर रही है और यहाँ मुस्लिम बाहुल जब सीट हो जाती है तो कांग्रेस के लिए एक तरह से यहाँ पर एक प्लस पॉइंट यहाँ बन जाता है, क्योंकि बीजेपी और अब यानी मायावती का भी प्रत्याशी की बात अगर करें तो मायावती भी यहाँ चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारेगी और उधर इस सीट पर चंद्रशेखर आजाद ने भी यहाँ पर अपनी जो तैयारी है वो कर दी और उन तैयारियों को देखते हुए तो सीधे तौर पर इस बार का मुकाबला पहला या दूसरा नेट टू नेट फाइट वाला नहीं दिखाई देता है, तो इसलिए ये सीट अब बड़ी फंसी हुई सीट मानी जा रही है। तो इस सीट पर बहुत ज्यादा तनातनी इसलिए भी हो गई है कि आखिर इस सीट पर भाजपा रालोद मिलकर कौन ऐसा प्रत्याशी उतारे जिसके नाम पर जनता वोट कर सके। तो इसीलिए अब मीरापुर से यहाँ संजीव बालियान के नाम को लेकर चर्चा तेज हुई है। मेरे साथ एक बार फिर से गौरव फोन लाइन पर बने हुए हैं, चलिए एक बार गौरव से फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अभी संपर्क नहीं हुआ है लेकिन दोबारा बात करेंगे तो समझेंगे एक बार, क्योंकि यहाँ
का जो इतिहास है मीरापुर का, वो एक तरह से आपको समझना होगा कि मीरापुर में किस तरह से यहाँ पर उपचुनाव जब पिछली विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस चुनाव में यहाँ पर किस तरह से जीत राष्ट्रीय लोकदल ने यहाँ पाई थी। और अब इस बार जब राष्ट्रीय लोकदल यहाँ भाजपा के साथ गठबंधन में है तो इस बार जो है ये कहा जा रहा है कि बीजेपी भी इस बार उम्मीद कर रही है कि उनको क्यों ना मौका दिया जाए, क्योंकि सारी सीटें कैसे यहां पर जो है राष्ट्रीय लोकदल को दे दी जाए, क्योंकि यहां अभी जब 2 सीटों पर लोकसभा चुनाव में जीत हुई है राष्ट्रीय लोकदल की, और ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग 2 लोकसभा सीट जीतने का मतलब है 10 विधानसभा सीट। और अब यहां बीजेपी के साथ आने से राष्ट्रीय लोकदल को 2 सीटें मिली, यानी बड़ा फायदा। कैबिनेट में मंत्री बन गए और केंद्र में मंत्री बन गए जयंत चौधरी। तो यहां पर कुछ मुजफ्फरनगर और इन इलाकों में, शामली जैसे इलाकों में कहीं ना कहीं भाजपा अपने लिए भी उम्मीद तलाश रही है कि आने वाले दिनों में अगर ऐसी स्थिति परिस्थिति कुछ बनती है तो वो कैसे जो है यहां पर अपना प्रतिनिधित्व करेंगे, किन लोगों को चेहरा बनाएंगे, क्योंकि संजीव बालियान तो पहले ही यहां पर जो है वो काफी मजबूत पकड़ रखने वाले नेता थे। अब ऐसे में जब लोकसभा चुनाव हारे हैं तो उनको जो है कैसे एडजस्टमेंट करना है, वो सब तमाम चीजें। लेकिन 2022 में भी एक बार आपको समझना जरूरी है कि 2022 में किस तरह से यहाँ जब जीत हुई थी राष्ट्रीय लोकदल की और बहुत जबरदस्त टक्कर यहाँ बीजेपी के साथ देखी गई थी, उस टक्कर में किस तरह से यहाँ पर रालोद चुनाव जीती। लेकिन यहाँ आखिर अब, क्योंकि अब उपचुनाव है, उपचुनाव में एक तरफ तो सत्ता में बीजेपी है और उधर दूसरी तरफ यहां पर विपक्ष अब लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उभर कर सामने आया है वो एक अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ी यहां पर चुनौती बीजेपी के सामने आ रही है। उन चुनौतियों को भी पार पाना है और संजीव बालियान एक ऐसा कॉमन नाम अगर सामने आ रहा है तो कहीं ना कहीं इसको लेकर अब चर्चा जरूर क्षेत्र में सुनने को मिल रही है। दिल्ली में इसकी चर्चा हो रही है, पर लखनऊ में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि आखिर इन सीटों पर किसको प्रतिनिधित्व दिया जाए। और मीरापुर और खैर सीट पर आरएलडी ने दावा पहले ही कर दिया था। यूपी में यहां 10 सीटों को लेकर देखिए सियासत किस तरह से गरमा रही है। यूपी की यहां भाजपा की सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल ने विधानसभा उपचुनाव में 2 सीटों पर दावा ठोका है। मीरापुर और खैर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, इसको देखते हुए पार्टी ने भाजपा हाईकमान के सामने अपनी जो डिमांड है वो भी रख दी थी। हमने आपको कल ही खबर में बता दिया था, लोकसभा चुनाव में इन दोनों सीटों से जो विधायक है वो सांसद चुने गए हैं। इसलिए यहां पर सबसे बड़ी बात सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा उपचुनाव में रणनीति कैसे बनाई जाए, किसको जो है यहाँ चेहरा बनाया जाए। तो इसीलिए संजीव बालियान का नाम सबसे चर्चाओं में है। एक बार फिर गौरव मेरे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। गौरव, देखिए यहां संजीव बालियान को लेकर आप अगर बात कर रहे हैं लोगों के बीच, अगर लगता है कि संजीव बालियान को यहां प्रत्याशी बनाया जाता है तो कितनी आपको लगता है चुनौती होगी या फिर जो है संजीव बालियान के नाम पर सहमति बन सकती है, क्योंकि ये जो सीट है यहाँ मुस्लिम बाहुल इलाका है और उधर बीजेपी से मुस्लिम जो है वो कम, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में जिस तरह से देखा पसंद कम किया गया। ऐसा आपको अब आज अगर संजीव बालियान को यहाँ पर बनाया जाता है, क्या आपको समीकरण नजर आते हैं? देखिए सर, डॉक्टर संजय बालियान की बात करें तो संजय बालियान पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाटों के उभरते हुए नेता माने जाते हैं। मगर अगर बात करें कि मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र की, तो मुस्लिम जो है भाजपा पार्टी से बहुत ही दरकिनार करते हुए नजर आया। लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा अगर मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र था तो वो समाजवादी की तरफ ही एक लगातार वोट करता हुआ नजर आया था, भाजपा से दरकिनार करता हुआ नजर आया। अगर अब की बार भी विधानसभा चुनाव में डॉक्टर संजय बालियान का अगर टिकट होता है तो समाजवादी पार्टी से उनकी एक कड़ी टक्कर होने की भी संभावना जताई जा रही है। लेकिन लोगों से बातचीत अगर कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि ये टक्कर किस तरह की संजीव बालियान अगर यहां से प्रत्याशी बनाए भी जा रहे हैं तो क्या आप लोग को लगता है समीकरण क्या दिखाई देते हैं उधर? देखिए अगर समीकरण की बात करें तो डॉक्टर संजीव बालियान बहुत अच्छा चुनाव भी लड़ सकते। लोगों का कहना है कि देखो डॉक्टर संजय बालियान ने मुजफ्फरनगर में बहुत अच्छे कार्य करे हैं और सबसे बड़ी बात है कि विकास कार्यों को लेकर लोग इन्हें वोट देने के लिए तैयार है। और अगर मुस्लिमों की बात करें तो मुस्लिमों का रुझान समाजवादी पार्टी की ओर भी ज्यादा माना जा रहा है। लेकिन बड़ा बहुजन समाजवादी पार्टी
अगर अपना प्रत्याशी उतारती है तो डॉक्टर संजय बालन के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है इस चुनाव में। यानी अगर बहुजन समाज पार्टी यहां पर उतारती है तो बहुजन समाज पार्टी बड़ी टक्कर दे सकती है। देखिए चुनाव आसान नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए गौरव। और चुनाव बिल्कुल आसान नहीं, जैसे मैंने पहले कहा कि यहां पर बीएसपी अपना जब प्रत्याशी यहां पर अगर उतार देगी, क्योंकि ऐसी उत्तर प्रदेश की 16 सीट है जहां पर मायावती ने यहां बड़ा खेल खराब किया है इंडिया गठबंधन का, और कुछ सीटों पर यहां बीजेपी का भी खेल खराब किया है। लेकिन अगर बड़ी बात अब देखें कि यहां बीएसपी चुनाव में अगर आती है, क्योंकि बीएसपी के जीतने के चांस बहुत कम है इस सीट पर, लेकिन यहां समाजवादी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन और राष्ट्रीय लोकदल भाजपा जो है वो आपस में बड़ी टक्कर का चुनाव। लेकिन बात अगर देखें, अगर नजदीकी मुकाबला रहा, 10-15 हजार वोट के अगर अंतराल में यहां हार जीत 5,000 के वोट में से होने लगी, तो यहां पर मायावती का जो वोट मिलेगा वो बड़ा अहम होगा। वो जो है ये फैसला करेगा कि किसको वो वोट यहां पर किसका नुकसान सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर जो बीएसपी का मूल वोटर है वो इस चुनाव में भी बटा है और अगले चुनाव में भी आने वाले में, क्योंकि किस तरह से होगा, क्योंकि आज मायावती की एक बड़ी बैठक यहां पर हो रही है और वो अपने उस वोट बैंक को बनाए रखना चाहती है। और जैसे मैंने कहा, चंद्रशेखर आजाद को भी आपको याद रखना होगा। चंद्रशेखर आजाद अब यहां दलितों के बीच एक अच्छी पकड़ उन्होंने बनाई, एक मजबूत पकड़ उन्होंने जब बनाई है, तो यहां पर उनके लिए भी अब संभावनाओं दिखाई दे रही है। उनको भी उम्मीद है कि वो यहां दलितों में वोट में सेंधमारी करेंगे। और देखिए, दलित और मुस्लिम का जो समीकरण है वो जब अगर मिल गया तो किसी भी प्रत्याशी के लिए जीत बहुत आसान हो जाती है। जिस तरह से दलित और मुस्लिम एक तरफा जो है यहां पर जाता हुआ इस नगीना सीट पर दिखा है चंद्रशेखर के पक्ष में, अगर यही समीकरण यहां बना तो यहां बीजेपी आरएलडी एक तरफ हो जाएगी, समाजवादी पार्टी एक तरफ हो जाएगी और सीधे तौर पर चुनाव यहां पर वो बहुत जबरदस्त टक्कर यहां चंद्रशेखर के प्रत्याशी भी दे सकते हैं। तो देखिए, आसान चुनाव नहीं है। भले ही अभी नामों को लेकर चर्चा चल रही है, सूत्र लगातार भले ही बता रहे हैं कि बीजेपी यहां अपना प्रत्याशी उतार सकती है, और इस बात की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी आने वाले पश्चिम उत्तर प्रदेश में किस तरह से अपने प्रतिनिधित्व को बढ़ा जाए, किस तरह से उन नेताओं को फिर से चेहरा बनाया जाए, इस बात को लेकर जो है लगातार काम हो रहा है। उस बात को लेकर लगातार समीक्षाएं भी हुई। आपने देखा कि जगह जगह पर समीक्षा बैठक हुई। और इधर संजीव बालियान ने देखिए एक जो सिंपैथी गेम बड़ा खेला, क्योंकि संजीव बालियान के ऊपर संगीत सोम ने आरोप लगाए कि यहां पर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उन्होंने विदेशों में अपनी जमीन ले ली, और सीधे तौर पर यहां संजीव बालियान ने एक तरफा जो है वो कहते हैं कि यहां पटखनी देने का काम संगीत सोम के बयान को किया। उन्होंने कह दिया कि मेरी सीबीआई जांच करा लीजिए अगर मैंने कोई गलत काम किया है। मैं प्रधानमंत्री के साथ 10 सालों से काम कर रहा हूं और मैं उनकी विचारधारा पे चलने वाला व्यक्ति हूं। तो ये भी एक सिंपैथी गेम है, ये भी एक तरह से लोगों के अंदर जो है उनके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर नजर आता है, दिखाई देता है कि जनता ये देख रही है कि कैसे जो है यहाँ हमारा नेता अपनी बात को रख रहा है। और विपक्ष भले ही इस बात को कहता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक मैसेजिंग जिस तरह से संजीव बालियान के खिलाफ गया, जो राजपूतों की नाराजगी वाला, हालांकि इतना असर उस बात का नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो मैसेज था उस मैसेज की वजह से दूसरे जो वोट बैंक थे उनमें यहाँ पर सेंधमारी हुई और वो वोट समाजवादी पार्टी की ओर डाइवर्ट हुआ। लेकिन अब सीधे तौर पर अगर चुनाव होता है तो त्रिकोणीय चुनाव होगा या फिर नेट टू नेट फाइट होगी, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ अब सियासी गर्मी जरूर मीरापुर सीट पर तेज हो गई है कि कैसे जो है इस सीट पर जीत होगी, किससे जो है इस सीट को जो है यहाँ राष्ट्रीय लोकदल को देने से ज्यादा फायदा होगा या फिर बीजेपी को देने से फायदा होगा। उधर समाजवादी पार्टी भी अपने गुणागणित में लगी हुई है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इस बार ये सीट जो है यहाँ कांग्रेस को दे सकती है, क्योंकि चंदन चौहान समाजवादी पार्टी से ही आए थे और राष्ट्रीय लोकदल और जब समाजवादी पार्टी के गठबंधन में उन्होंने वो सीट भी पहले ही राष्ट्रीय लोकदल को दे दी थी, तो उनके लिए मीरापुर की सीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए वो कांग्रेस को ये सीट दे सकते हैं। और कांग्रेस के पास अगर ये सीट जाती है और उधर ये सीट राष्ट्रीय लोकदल अपनी सीट छोड़कर उनको खैर सीट अगर मिल जाती है तो लगता है कि समझौता हो सकता है, क्योंकि इस बार राष्ट्रीय लोकदल को भी ये बात समझ आ रही है कि यहाँ मीरापुर सीट पर जीत बहुत आसान नहीं है, क्योंकि पहली बार जब जीत हुई थी तो वहां दलित और मुस्लिमों का समीकरण बना था और जाट जो वोट था वो कुछ मिला था, हालांकि बहुत ज्यादा यहां पर मुस्लिमों का ही प्रभाव है।
तो इसलिए राष्ट्रीय लोकदल भी हो सकता है कि इस सीट को जो है एक बार के लिए ये सोच ले कि ठीक है हमें खैर सीट मिल रही है, क्योंकि खैर सीट पर जाटों का प्रभाव है और यहाँ बीजेपी के साथ आने से उनके लिए आसान सीट जो है वो आराम से दिखाई देती है। तो सबसे बड़ी जो बात है यहाँ पर संजीव बालियान को लेकर इसलिए भी हो रही है, संजीव बालियान अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो सीधे तौर पर बड़ा यहाँ एक तरह से सियासी हलचल और एक तरह से ये चुनाव भी लोकसभा चुनाव की तरह जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। किस तरह से इस चुनाव में यहाँ पर संजीव बालियान की रणनीति होगी, हालांकि उससे पहले जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि यहाँ पर उनको प्रत्याशी बनाया भी जा रहा है कि अभी जो है सिर्फ ये चर्चाएं हैं, लेकिन सूत्र जरूर बता रहे हैं इस बात को लेकर कि दिल्ली में भी और लखनऊ में भी बालियान के नाम पर चर्चा है। मीरापुर की जो सीट है वाकई जो है वो बड़ी हॉट सीट है और इस हॉट सीट पर सबसे हॉट चर्चा बालियान के नाम के सामने आने के बाद शुरू हुई है।